कि ऋण लो और घी पियो और जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि जब आप मर जाओगे तो उसका कौन वसूलने आएगा। तो मोदी सरकार का भी जो पूरा एक ध्येय वाक्य है वो यही है। तो आज के समय में केंद्र सरकार पर जो कर्ज है, वो जो उस पे देनदारी है, वो 108 लाख करोड़ की हो गई है। तो देश का मंत्री संसद में झूठ बोलता है, अनुराग ठाकुर जैसा आदमी जिसको जेल होना चाहिए वो झूठ बोलता है, और झूठ बोलने के बाद जो है बड़ी बेशर्मी से इस देश में कोई नहीं कहता कि ये आदमी जो है संसद में झूठ बोल रहा था। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ रविंदर कुमार जी, परिचय तो हर हमारे यहाँ आते हैं, रेगुलर आते हैं और पॉलिटिकल उन चीज़ों को बताते हैं कि जिस लोगों को एक बहुत उत्कंठा होती है कि अब ये चीज़ है क्या। रविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। रविंदर जी देखिए, देश में हर चीज़ घटती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट और ये चीज़ घटने मतलब रोज़गार के गरीब बैठ रहे हैं घरों पे जाके, वैसे तो उसको बढ़ना हम कहते हैं कि घटना होती, नौकरी घट रही है, सारी चीज़ें घट रही हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है भारत के ऊपर, कर्जा। जी हाँ, कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको चुकाना पड़ता है। IMF से लोन लें या कहीं से लें, जिस तरीके से खबर थी कि जो कोरोना के नाम से 4 बिलियन डॉलर इन्होंने ले लिए, अब और भी लेने के लिए लगा रखी। तो कर्ज तो ले सकते हैं, वो तो देते हैं, खुल के देते हैं, फिर वसूल भी उसी तरीके से करते हैं आपसे, संपदा जब्त कर लेते हैं या कहीं से आपको देना पड़ेगा, जी, सैंक्शन लग जाएगा वरना। और वो अमेरिका वगैरह की चाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मोदी जी की नीति है कि यहाँ कुछ करो ना करो, कर्ज लेके आओ, कर्ज लेके, तो कर्ज भी कहाँ जाता, कर्ज से होता क्या है ज़रा सा। देखिए, चारवाक एक हमारे यहाँ ऋषि हुए हैं, एक दर्शन है पूरा जी, वो कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि ऋण लो और घी पियो और जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि जब आप मर जाओगे तो उसका कौन वसूलने आएगा। तो मोदी सरकार का भी जो पूरा एक ध्येय वाक्य है वो यही है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, तो सुख से रहो। अब आप देखेंगे कि मोदी सरकार जब आई 2014 में, तो हिंदुस्तान की केंद्रीय सरकार पर जो कर्ज था वो 46 लाख करोड़ रुपए का था, और हम देखेंगे कि जून 2019 में ये कर्ज बढ़कर जो है 88.3 लाख करोड़ का हो गया। अच्छा। और जून से लेकर अब जो हम सितंबर में आए हैं 14 महीने में, ये कर्ज बढ़कर जो है 101.3 लाख करोड़ हो गया। और आज के समय में हमारी जो GDP है, वो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है, वो 145 लाख करोड़ की थी, और उस 145 लाख करोड़ की GDP को जो नुकसान हुआ है वो माइनस में जो है 25.6% का हुआ। तो मैं आपको पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान की GDP जो है 108 लाख करोड़ की रह गई, और सरकार ने 101 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो जुलाई तक ले लिया। तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, तो अगस्त सितंबर को अगर आप जोड़ लें तो आप पाएंगे कि सरकार ने जो सबसे ज़्यादा 14 लाख करोड़ का कर्ज लिया है देश को चलाने के लिए, वो जो है अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने में लिया है। तो 4 महीने में इन्होंने 14 लाख करोड़ लिया है, तो आप ये समझ लो कि पिछले 2 महीनों में भी इन्होंने 6 लाख करोड़ ले लिया होगा उसी औसत में। तो आज के समय में केंद्र सरकार पर जो कर्ज है, वो जो उस पे देनदारी है, वो 108 लाख करोड़ की हो गई है। यानी अगर हम पूरी बैलेंस शीट मिलाएं तो पूरी देश की GDP और पूरे देश का कर्ज बराबर है। और जब ये पूरा बराबर हो जाता है, तो जैसे हमारे IBC कोड आया हुआ है बैंकों के लिए और दूसरी कंपनियों के लिए कि अगर आपका घाटा बढ़ जाता है, बैलेंस शीट माइनस में चली जाती है, तो आप दिवालिया हो गए। और दिवालिया एक्ट में जो है आपकी उसका कर्जा, वो आपकी कंपनी का जो है वो मालिकाना हक जो है वो दूसरे लोगों के चला जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ जाँच होगी। अब देश जो है दिवालिया हो गया। दुनिया में 2 देशों की हालत बड़ी नाजुक है, ये शायद लोगों को पता नहीं। एक तो स्पेन की हालत बड़ी ख़राब है। स्पेन जो है मेरे को लगता है 1-2 महीने में डिक्लेयर कर देगा जी हमारा दिवाला निकल गया। ऐसे एक स्टेट था जॉर्जिया अमेरिका में, उसकी सरकार ने कहा कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा पूरा दिवाला निकल गया है, और नवाडा ने कहा हमारा दिवाला निकल गया है, तो हम अपनी सरकार को बेचने को तैयार हैं। तो यही हालत, सूरत हाल जो है भारत के लिए अगले 2-3 महीने में आ जाएगा। अब एक बड़ा सवाल आता है कि हिंदुस्तान को कर्ज कौन दे रहा है। तो हिंदुस्तान की सरकार को जो कर्ज है, वो सबसे ज़्यादा कर्ज जो लेती है सरकार, वो गवर्नमेंट जो है रिजर्व बैंक से लेती है। और रिजर्व बैंक कहाँ से कर्ज देगा? रिजर्व बैंक खटाखट नोट छाप देता है।
और नोट छाप के वो सर्कुलेट हो जाते हैं और सरकार को लोन मिल जाता है, कर्ज मिल जाता है और सरकार उसको अपनी अय्याशी में ख़त्म कर देती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब हम चीन से लड़ रहे थे, गलवान वैली में हमारे जवानों की जान जा रही थी, तो खबर आई, केंद्र सरकार बता रही है कि हमने जो है 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है चीन से ले लिया। चीन से ले लिया, हाँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, जिससे हमें लड़ना है उससे अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो हम लड़ेंगे कैसे? मान लो पाकिस्तान से हमें लड़ना है और पाकिस्तान हमसे ही अपना रसद का या खाने पीने का खर्च ले रहा है, तो लड़ेगा कैसे? वो तो जब चाहे हमारी टोटी बंद कर देगा, हमारा गला घोट देगा। तो इससे मुझे जो है रामलीला का सीजन है, तो एक पुराना एक चुटकुला कहो या एक वाकया कहो, वो याद आ गया कि सिंधियों की रामलीला होती है। तो सिंधियों की रामलीला हो रही थी, तो उसमें रावण के पास जो है हनुमान जी गए। तो हनुमान जी ने कहा, ए रावणा, सीता देवणी कि नहीं देवणी? तो रावण ने कहा नहीं देवणी। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा नहीं देवणी तो कम से कम एक सिगरेट तो देवणी। और उसने सिगरेट लिया, पी ली। तो मोदी जी भी वही हाल है कि वो गए थे किसी और काम के लिए, लेके कर्ज आ गए और कर्ज लेकर आकर हिंदुस्तान के लोगों को कहा तुम जो है इनके ऐप बैन कर दो। तो ऐप बैन करके मोदी जी ने कहा कि हमने देखो पूरा बदला ले लिया। तो ये बदला उसी तरह का है कि ऐप बैन, ऐप और ऐप एक ही बात है। नहीं, वो ऐप बैन की है उन्होंने, कोई उनकी प्रोडक्शन बैन नहीं किया, ना बैंक बैन की है, ऐप बैन कर दिए। हमारे एक वकील साहब थे, तो वो अपने किसी मुंशी के घर जाते थे जी। तो मुंशी के घर जाते थे, उन्होंने अपनी नई गाड़ी को वहाँ खड़ा किया, पार्क किया, और जब वो लौटे तो उनकी गाड़ी पे चारों तरफ जो है किरचें लगी हुई थी, खुरेद दिया किसी ने चाकू से। तो हमने कहा भाई ये क्या हुआ? तो बताया जी मैं वहाँ गया था तो ये हो गया। तो दूसरा एक आदमी बोला जी तुम उसकी बीवी को ख़राब कर रहे थे, वो तुम्हारी गाड़ी को ख़राब कर रहा था। तो जब लड़ाई होती है तो बदला ऐसे लिया जाता है। तो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो समझती है कि हम जो है जनता को जब चाहे बेवकूफ़ बना सकते हैं। और बेवकूफ़ बनाने की हद ये है कि अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं देश के, वो देश की संसद में बड़े घमंड से कहते हैं कि जो पीएम केयर फंड बना और उससे पहले जो था पीएम नेशनल रिलीफ फंड था, जो तो रिलीफ फंड में वो कहते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट उसमें जो है एक अध्यक्ष है उसका। तो नेशनल रिलीफ फंड का अगर आप पूरा बायोडाटा पढ़ लें, पूरा उसका एक्ट पढ़ लें, पूरा उसका प्रोविजन पढ़ लें, तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। नेशनल रिलीफ फंड का जो कर्ता धर्ता है वो देश का प्रधानमंत्री है, और उसके ऑफिस में जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है उसको उसका जो है पदेन जो है सेक्रेटरी बनाया हुआ होता है, जो बदलता रहता है। तो अनुराग ठाकुर ने बात क्यों कही? अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुद्दे से हटकर बात कहूंगा तो कांग्रेस विरोध करेगी तो बात जो है असली मुद्दा भटक जाएगा, फिर उसी पे बहस होती और उसी पे बहस होती रहेगी। तो देश का मंत्री संसद में झूठ बोलता है, अनुराग ठाकुर जैसा आदमी जिसको जेल होना चाहिए वो झूठ बोलता है, और झूठ बोलने के बाद जो है बड़ी बेशर्मी से, इस देश में कोई नहीं कहता कि ये आदमी जो है संसद में झूठ बोल रहा था, सिर्फ जो है बात जो है आई गई हो जाती है। तो सवाल ये है कि मोदी सरकार जो है ये करती क्या है, ये ऐसा लोगों के साथ क्यों करती है, मुद्दों को क्यों भटकाती है? तो मोदी सरकार को एक बात बड़ी अच्छी तरह से पता है, वो जानती है कि चींटी को बताना नहीं पड़ता गुड़ कहाँ है। चींटी को गुड़ की जगह नहीं बतानी पड़ती, वो अपने आप गुड़ रख दो, अपने आप चींटी आ जाएगी, कहीं भी होगी, कहीं भी होगी वो आ जाएगी। तो ये जानते हैं कि जनता को भरमाने के लिए गलत मुद्दे उठाओ तो जनता जो है चींटी की तरह उन मुद्दों पर लपट लेगी और उन लपके और उस पर बिजी हो जाएगी, और हमारा जो धंधा है वो चलता रहेगा, तुम अपना धंधा करते रहो। और इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनो। अब वो किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि तेरी जो है खेती जो है वो कारपोरेट करेंगे, तेरे को जो है अपनी कृषि का वो नहीं मिलेगा, और जो आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून था उसको मोदी जी ने भंग कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आप देखिए कि पूरी सरकार जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में इस हद तक लगी हुई है कि बेरोजगारों को की फौज है, उनको कहते हैं रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें कहते हैं तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बंद कर दी। एम्प्लॉयमेंट क्या बंद है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट देंगे कहाँ से? बंद, ये तो इन्होंने बड़ी लोगों पे कृपा की है कि बता दिया हम तुम्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं सरकार के पास, तनख्वाह नहीं दे सकते इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देंगे जी, कह दिया। तो सरकार ने जो है लोगों को रोजगार देना बंद कर दिया है, सरकार ने लोगों को पढ़ना छुड़ा दिया है, किसान से उसकी खेती छुड़ा दी है, मजदूर से उसके काम ले लिए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। तो देश देखेंगे आप पतन के गर्त में जा रहा है, और बड़े आराम से जो है मोदी जी जो है अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो दाढ़ी बढ़ा के वो समझते हैं कि शायद लोगों को लगेगा कि मैं बड़ा ऋषि मुनि टाइप आदमी हूँ, और लोग समझेंगे कि मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। कुछ भक्त तो यही समझते हैं, भक्त बड़े मजे से कहते हैं, भक्त जो है वो डालते हैं कि कहते हैं जी ये जो जैसे 3 बिल पास हुए तो 3 बिल को कहते हैं जी वो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा,
तो मैंने आपको पिछले इशू में कहा भी भाई स्वामीनाथन कमेटी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं, ना किसी ने पढ़ा ना उसका जिक्र किया। अब मोदी जी दूसरा बिल लाए हैं कि वो कहते हैं जी जो प्राइवेट कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनको हायर एंड फायर, कि उनसे काम लो, उनका खून निकालो, खून चूसो और उनको चूथड़ों पे लात मार के भगा दो। ये ऐसे ही काम है जैसे आदमी जब कोठे पे जाता है तो क्या करता है, वो हायर और फायर ही करता है। पहले उसे प्रोस्टिट्यूट को हायर करेगा, फिर उसको फायर करके चला आएगा। तो ये जो फ्रेज है हायर एंड फायर, वो मोदी सरकार जो है पूरे देश में लागू करना चाहती है। तो इस तरह से ये सरकार जो है, ये ऐसी सरकार है जो देश की तकलीफ़ों को बढ़ाने में लगी हुई है और बढ़ाने के साथ जो है झूठ बोलने में लगी हुई है। तो इस सरकार की सबसे बड़ी उपादेयता ये है कि इसने देश में झूठ बोला है, भरकर झूठ बोला है और लगातार झूठ बोला है, और लोगों की असली समस्याओं को सुलझाने के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। यानी समस्या सुलझाने के जगह रविंद्र जी का कहना है कि उनको उलझा दिया इतना कि हम लोग, पूरी जनता उसी में उलझी हुई है, समस्याएं अपनी तरफ जगह बढ़ रही हैं। ऐसा ही ये आप भी कर रही है जो सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका। अब अगले फिर रविंद्र जी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।